दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व का अध्याय 7 इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। दोस्तों आप जानते हैं कि क्रिकेट खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था और किस प्रकार से इसने जो है विश्व के तमाम महाद्वीपों में अपनी पैठ बनाई है। इसके अलावा खेल का इतिहास कैसे रहा है और दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। दोस्तों क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का पुराना शब्द है। इसका सीधा अर्थ है डंडा या फिर कुंदा। 17वीं शताब्दी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और ये इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था, क्योंकि चर्च जाना जरूरी होता था लेकिन अधिकतर लोग चर्च नहीं जाते थे। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे मुड़ी हुई होती थी। देखिए यहाँ पर किस तरह से ऐसे तिरछा मुड़ा हुआ एक बल्ले का जो है चित्र दिया गया है, जो कि शुरुआती दौर का जो क्रिकेट होता था उसमें बैट का आकार हॉकी की तरह होता था, जो कि नीचे से मुड़ी होती थी। और इसकी सीधी सी वजह यह थी कि बाल लुढ़का कर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद के संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, ये इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि यह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसके ज़रिए हम मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद को फिट रखते हैं यानी हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी खेलों से सही करते हैं, अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। और अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बना। और इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेश और राष्ट्रवाद की कहानी इससे जुड़ी हुई है, तो दूसरी ओर धर्म और जात की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ने में मदद की है। दोस्तों क्रिकेट के इस इतिहास से पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती और प्रशिक्षण की संस्कृति भी जानेंगे कि किस तरह का शारीरिक चुस्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलाव तक की चर्चा करेंगे और हर एक खंड में हम ये देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैदान का एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है, जो कि 1821 का है। देखिए यहाँ पे किस तरह से क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट के प्लेयर देखिए यहाँ पर बैटिंग करते हुए प्लेयर हैं, यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं और ये जो हैं दर्शक लोग हैं जो कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। तो आइए जानते हैं। दोस्तों 18वीं और 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों क्रिकेट का ये शुरुआती दौर था और यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा न निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच जानते हैं आप करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद और बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी होती है। और क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत ये है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक जैसा नहीं होता है। हॉकी, फुटबॉल और दूसरे टीम खेलों से मैदान के आयाम तय होते हैं और क्रिकेट में ऐसा नहीं है। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई के चेपाक
की तरह लगभग गोल भी। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास से ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। और इन सभी अजूबों के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। ऐसा क्या है? तो कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी साकर और हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने नियम बनाए। साकर यानी फुटबॉल। दोस्तों, क्रिकेट में नियम पहले बने और वर्दियां भी अपनाई गई, और क्रिकेट के कानून पहले 1744 ईस्वी में लिखे गए, और उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कप्तान जो हैं 2 अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होंगी, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा, और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप और आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि 40 नाच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना, और मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने जो है क्रिकेट के नियमों में सुधार किए, और वह उनका अभिभावक बन गया। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। दोस्तों, 1760 और 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। पहले गेंद जो थी जमीन पर अंडर आर्म की तरह लुढ़काई जाती थी, लेकिन बाद में इसे हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हुआ। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे क्या हुआ? स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले, और जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग और शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी। और एक नतीजा तो फौरन ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले लिया, और इन सब की वजह से हुआ ये कि हुनर और तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। देखिए यहाँ पर किस तरह से एमसीसी द्वारा निर्धारित और संशोधित होने वाले क्रिकेट के नियमों को इस रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता था, और बल्लेबाजी के नियमों को औपचारिक रूप से तय किया जाता था। यहाँ पर देखिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब द्वारा जो है नियमों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, गेंद का वजन भी अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया, और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी क्रिकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली, अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। और पहला लेग बिफोर विकेट पगबाधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ, और लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी, और इसी साल 6 सीजन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई थी। 6 सीजन वाली क्रिकेट बॉल। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, चोट से बचने के लिए पैड और दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए, बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़ कर लेना पड़ता था, और सबसे अहम बात थी ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। लेकिन 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। और अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हो गई। दोस्तों, क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट न कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी। संहिता दोस्तों स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप से सूत्रबद्ध करना संहिता कहलाता है। दोस्तों, फुटबॉल और हॉकी जैसे जो खेल थे उनकी संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर
बनाई गई। उसी तरह क्रिकेट के मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पे पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए न तो बाउंड्री तय थी और न ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी तो लोग क्षेत्ररक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। और जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब विकेट भी उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ ये कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल की इलाके की सीमा तय करेगा। दोस्तों, खेल के औजार या जो हथियार है उनको देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बने हैं। बल्ला, स्टंप और गिल्लियां लकड़ी की बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और काग से बनता है। और आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदले। किसी जमाने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, ब्लेड और फट्टा जो बिलो यानी बैद नामक पेड़ से बनता है, और हत्था बेत से बनता है। बेत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों और कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसे औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट डेनिस ली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायरों ने उसे अवैध करार दिया था। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। वल्केनाइज्ड रबर की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में शुरू हुआ और जल्द ही दस्ताने यानी ग्लव्स भी बने, और धातु, सिंथेटिक और हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी असंभव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पोस्टर में लॉर्ड्स में 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट जो हेडिंग है, एक ग्रैंड मैच विल जो है प्लेड इज लॉर्ड्स ग्राउंड। ये 31 जुलाई 1848 को होने वाले मैच की घोषणा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए महान बल्लेबाज WG ग्रेस बल्लेबाजी के लिए आते हुए ये इनको रिंग में दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो क्रिकेट का आयोजन था उस पर अंग्रेजी समाज की छाप स्पष्ट रूप से है। अमीरों को वो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे, शौकिया खिलाड़ी कहा गया। ऐसे खिलाड़ी जो अमीर थे, मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे, उन्हें शौकिया कहा गया, और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर या प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया जो थे दो कारणों से जो था वो थे, एक, खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी, और दूसरे, खेलों में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का महानताना जो है वजीफा या चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। चंदा किसी खास उद्देश्य के लिए एकत्र की जाने वाली राशि या मदद होती है। दोस्तों, क्रिकेट का खेल मौसमी था और मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों में यानी ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई थी, और शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई थी वहीं पेशेवरों को प्लेयर या खिलाड़ी का अदना सा नाम मिला था। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का काम जो है वो प्लेयर्स के जिम्मे था। देखिए, टॉमस ह्यूज 1822 से 1896 ने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय थॉमस अर्नाल्ड वहाँ के प्रधानाचार्य थे। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। 1857 में ये किताब छपी, बहुत लोकप्रिय हुई। उससे बाहुबली ईसाईयत यानी मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के प्रसार में मदद मिली। ईसाई धर्म की इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसमें किस तरह से जो है खेलों के आधार पर धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन
किया गया था। दोस्तों, क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है? उसकी एक वजह ये भी है कि क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना, क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज आमतौर पर जेंटलमैन होते थे या फिर रिच मैन होते थे। क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान शौकिया खिलाड़ी ही होता था। और 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की थी। दोस्तों, अक्सर ये भी कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटेन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल में बच्चों को सिखाए गए मूल्यों से था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय जो थे, वहाँ अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों सेना, प्रशासनिक सेवा और चर्च में कैरियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और 19वीं सदी की शुरुआत तक टॉमस एर्नाल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के पढ़ाता थे, रग्बी और क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान और रीति नीति के नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया भी मानते थे। और ये सब गुण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये गुण जो है वो शासन चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जीतना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही पिछड़े समाज ब्रिटेनी कानून और पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीखते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्मछवि को पुष्ट करने में मदद की, ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ। यानी खेल जहाँ फायदे या जीत के लिए न होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले यानी न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड और वेल्स के लौह उद्योग, लंकाशायर की मिलों और सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला था। इंग्लैंड के व्यापार और उद्योग में आगे होने के चलते क्या हुआ कि ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना था। लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग का यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र है। देखिए, यहाँ पर लॉर्ड्स पर ईटन और हैरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच होना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, और ये चित्र औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रोकेट, औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। क्रोकेट खेल धीमी गति वाला सौम्य खेल था, जिसे औरतों के लिए खास तौर पर उच्च वर्गीय औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे गाउन, झालरों और टोपियों से उनके खेलों के स्वरूप की झलक मिलती है। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 जुलाई 1782 से लिया गया है कि किस तरह देखिए गाउन पहले महिलाएं क्रिकेट का खेल खेल रही हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी सालों में खेल कूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था। 1858 से 1906 तक चेल्टेनहेम लेडीज कॉलेज की प्रधानाचार्य रही डोरोथी बीएले ने स्कूल के जांच आयोग को बताया था कि लड़कों को क्रिकेट आदि खेलों से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है, उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन 1890 के दशक तक पहुंचते पहुंचते खेल के मैदान आदि मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का मौका मिला। जब जो डोरोथी बीएले थी, उन्होंने बताया कि मैं मानती हूं कि लड़कियों को अपने शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और न ही उन्हें एथलेटिक प्रतिद्वंद्विता में डूब जाना चाहिए, इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल में लड़कियों को ऊबड़ खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने के बजाय वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि में दिलचस्पी लेनी चाहिए। दोस्तों, अब आइए देखते हैं इंग्लैंड से शुरू हुए इस खेल का यानी क्रिकेट का प्रसार कैसे हुआ। तो हॉकी, फुटबॉल जैसे खेल टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा और ये खेल उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। और क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था और इसने केवल उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया।
और इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय बना क्योंकि गोरे बासिंदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की थी, वहां पर यह खेल प्रचलित हुआ, जैसे कि भारत में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक भारत के मैदानों में दोपहर बाद टेनिस खेली जाती थी। दोस्तों, ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल खेलकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। और क्रिकेट खेलना जो था यहाँ पर सामाजिक और नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया था। अफ्रीकी कैरोबियाई आज़ादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया और नतीजा ये हुआ कि गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ के सदस्य हल्के रंग वाले मुलैटो समुदाय के थे और इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों में और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों यानी एलीट वर्ग का वर्चस्व रहा था। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरे जो थे, उनकी विशिष्टवादी नीतियों के बावजूद कैरोबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता और राजनीतिक प्रगति हो गया, यानी ये लोग क्रिकेट को खेलकर अपने आप को सर्वोच्च या श्रेष्ठ मानने लगे और उन्होंने ये माना कि हम समान रूप से और राजनीतिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स बरहैन और एरिक विलियमसन जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। और वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ जब अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडीजों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं हैं। और इस महान जीत में 2 विडंबनाएं थीं। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रैंक वारेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। और दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसमें डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। और मज़ेदार बात यह है कि कैरोबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है। यहाँ पर देखिए, हिमालय के एक गांव में लोग काम चलाऊ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं और ये 1894 का चित्र है। दोस्तों, क्रिकेट के फैन या क्रिकेट के चाहने वाले जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब है कि आप किसी न किसी ओर से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला होता है तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर होती है कि वो किस शहर का है और किसका साथ दे रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविज़न पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठा से तय होती हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहास में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि ये जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिलता था। टीमें बनती कैसे थीं? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी वफादारी कैसे तय करते थे? तो दोस्तों, इतिहास के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं, और ये भी जानना जरूरी है कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां ब्रिटानी राज के ज़माने में हिंदुस्तानियों को साथ ला रही थीं और कौन उन्हें बांट रही थी। यहाँ पर देखिए, वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक लैरी कॉन्स्टेंटाइन बॉल लिए यहाँ पर उनका चित्र है। दोस्तों, क्रिकेट जो था ये औपनिवेशिक भारत में नस्ल और धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत 1721 से मिलता है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना था और पूरी 18वीं शताब्दी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक और सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों और जिमखानों में खेला जाने वाला खेल था। इन क्लबों की निजी चहारदीयारियों के अंदर क्रिकेट खेलने में मज़ा तो था ही, ये अंग्रेजों के भारतीय प्रवास के खतरों और मुश्किलों से राहत और पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए ज़रूरी हुनर की कमी समझी जाती थी, न ही उन्हें खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन फिर भी वे खेले। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है।
व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में ये आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की और इस क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। दोस्तों, पारसी क्लबों के प्रायोजक और वित्तपोषक थे टाटा के जो है टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभुत्व वर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरों को बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने ये शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदा जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया है, और जब ये साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों और नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता और बुद्धिजीवी थे, वो पारसी ही थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पारसी पहली भारतीय क्रिकेट टीम पारसी थी जिसने 1886 में इंग्लैंड का दौरा किया था। दोस्तों, पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों को भी धर्म के आधार पर क्लब बनाना शुरू कर दिए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू और इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठा करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो ये जातियों, नस्लों और धर्मों के लोगों का एक समुच्चय मात्र था, जिन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं और आंदोलन जाति और धर्म के आधार पर बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थाओं को फौरन मान्यता मिल जाती थी और मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा बम्बई के समुद्री इलाके के पास वाली ज़मीन पर अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा था, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। दोस्तों, जिमखाना क्रिकेट के इतिहास में प्रथम श्रेणी क्रिकेट को सांप्रदायिक और नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली और औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थीं, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदाय के आधार पर बनती थी। तो देखिए किस तरह का अंतर जो था वो आज के क्रिकेट में और पहले के क्रिकेट में होता था। दोस्तों, देखिए, पत्रकार, क्रिकेटर और राजनेताओं ने 1930-40 के दशक में इस 5 कोड़ी टूर्नामेंट को नस्लवादी और सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक यस ए बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर AFS तलायर खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटांगुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की थी। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे थे तो इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। और इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया। लेकिन 5 कोड़ी टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इस आज़ादी का इंतजार करना पड़ा और 5 कोड़ी टूर्नामेंटों की नींव में ब्रिटेनी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी और यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया था। 5 कोड़ी टूर्नामेंट क्या था दोस्तों? देखिए, इस टूर्नामेंट में शुरू में क्वाड्रेंगुलर यानी चतुष्कोड़ी कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपी, पारसी, हिंदू और मुसलमान खेलती थी। बाद में यह पेंटागुलर या 5 कोड़ी हो गया और इसमें इसे द रेस्ट नाम की नई टीम ने भारतीय ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। और मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे द रेस्ट के लिए खेलते थे। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी नीति के आधार पर किस तरह से 5 कोड़ी टूर्नामेंट बनाई थी, जो कि धर्म और जाति के आधार पर बनाई गई थी। आइए जानते हैं खेलों के आधुनिक बदलाव किस प्रकार से हुए। दोस्तों, आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है।
मशहूर होकर लोगों की यादों में रचने बसने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी देखिए, अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सीके नायडू को लोग अब भी याद करते हैं, जबकि पावलंकर विट्ठल और पावलंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए गए हैं क्योंकि नायडू का कैरियर लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट के खेलते वक्त तक ही सक्रिय रहे। दोस्तों, ये देखिए, नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। यानी टेस्ट क्रिकेट में जो है वो है सीके नायडू पहले टेस्ट मैचों के कप्तान रहे। दोस्तों, भारत ने आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था, लेकिन ऐसा इसलिए संभव हुआ कि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश था और स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न कैरोबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। यहाँ पर देखिए, एक जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी और औपनिवेशिक खेल। तो महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, गांधी जी ने सच्ची शिक्षा क्या है इस पर लिखा था कि शरीर की ओर दृष्टिपात करें तो हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल अथवा क्रिकेट खेलने से हम शरीर को शिक्षित हुआ नहीं कह सकते हैं। यह सच है कि शरीर इसमें मजबूत होता है, लेकिन जंगल में मनमाना दौड़ने फिरवाने घोड़े का शरीर मजबूत कहा जा सकता है, लेकिन शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वो है जो आत्मा का अंकुश मानता है, यानी उस पर आत्मा का नियंत्रण होता है। और कुछ विशेष स्थितियों में फुटबॉल, क्रिकेट जो होते हैं, इनका अपना महत्व तो हो सकता है, लेकिन ये जो सीधी साधी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग जिनके शरीर और मस्तिष्क बलशाली हैं, सिर्फ किसान ही हैं, वे इन खेलों को जानते तक नहीं और वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो गांधी जी का जो रवैया था या विचार था इन खेलों के प्रति बहुत अलग था। अब आइए देखते हैं खेल और औपनिवेशीकरण। दोस्तों, यूरोपीय साम्राज्यों से आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, डीकोलोनाइजेशन। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि क्रिकेट संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में थोड़ा वक्त लगा। भारत की आज़ादी से ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बच गया था, पर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण रहा था। आईसीसी इसका जो है 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया था। इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा और उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो अधिकार भी थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 में जाकर ख़त्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य रह गए। और पिछली शताब्दी के 50 और 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से चलता है कि इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव को बढ़ता जा रहा था, बल्कि टेस्ट मैच में अश्वेत यानी दक्षिण अफ्रीका की बहुमत की आबादी खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दें। और यह तभी हो पाया जब एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद से नए आज़ाद हुए देशों और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा से अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी मिल पाई थी। अब इन सब विकास प्रक्रिया या चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद आइए जानते हैं आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट का क्या संबंध है। दोस्तों, क्रिकेट 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया और यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने बदलते ज़माने के साथ खुद को ढाल लिया था। 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया, तो 1971 को इसलिए याद किया गया चूँकि इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय यानी वनडे मैच मेलबर्न में
खेला गया था। क्रिकेट का ये छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था तो ये खेल हमेशा के लिए बदल गया और इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं बल्कि एक व्यवसायी का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भांपकर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से समानांतर गैर अधिकृत टेस्ट और एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया। पैकर का यह सर्कस, इसे तब यही कहा जाता था, 2 सालों के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविज़न दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव अस्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग बदल गया। रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का अस्थायी हिस्सा बन गए। और सबसे अहम बात, पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविज़न कंपनियों को टेलीविज़न प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। टेलीविज़न कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचे जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गई और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा वेतन मिलने लगे और बड़ी कमाई के साधन उनके लिए उपलब्ध हो गए, जैसे टायर से लेकर कोको कोला तक के टीवी विज्ञापन वो करने लगे। दोस्तों, टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों और गांव के दर्शकों तक हो गई। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ और महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने नायकों को देखकर या अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखकर सीख सकते थे। उपग्रह या सैटेलाइट टीवी की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। और क्रिकेट को कैसे भुजाया जाए, तो सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था और इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र बदल दिया। जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई थी, वह वैश्वीकरण में अपने तार्किक अंजाम तक पहुंची। चूँकि भारत में जो था खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों का सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया था और प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक लगता है। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी ये है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के द्वारा इनके खिलाड़ियों के द्वारा शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा और रिवर्स स्विंग नाम से 2 अहम हथियार दिए। ये दोनों इजाद महाद्वीपीय स्थितियों की उपज है और दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों को स्पिन को बेकार साबित किए दे रहे थे और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उड़ाती बेजान पिचों पर तेज गेंदें घुमाई जा सकें। और इन दोनों प्रयोगों को शुरू में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नज़र से देखा। उन्हें लगा ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वक्त के साथ ये मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई या अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपना लिया था। दोस्तों, लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा और आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है। पूरी दुनिया जैसे अब उसका रंगमंच हो गया हो और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे छोटे मोटे कारण थे, जैसे शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवरों का आना, लोकप्रियता में टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अहम बदलाव होना। और दोस्तों, वक्त के साथ बदलाव हुआ और वक्त के साथ कोई भी बदलाव या परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है। और इस अध्याय में हमने एक औपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इसके विस्तार को समझा और ये भी कि उपनिवेशोत्तर यानी उपनिवेश काल के बाद के ज़माने में इसने खुद को कैसे ढाला है। अब आइए देखते हैं, विशेष अध्ययन के रूप में जानते हैं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, आधुनिक हॉकी का उदय एक ज़माने में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों से हुआ था। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाला यह खेल सिंटी और इंग्लिश और वेल्स खेल बेंडी और आयरिश हर्लिंग को हॉकी का पूर्वज माना जाता है।
बहुत सारे आधुनिक खेलों की तरह यहाँ भी हॉकी की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सेना द्वारा की गई थी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। उनके खिलाड़ियों, उनके खेल कौशल और तीक्ष्णता ने हमारे देश को ओलंपिक के कई स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 से 1956 के बीच भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के इस स्वर्ण युग में भारत ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। इन मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने 178 गोल प्रति मैच औसतन 7.43 गोल दागे और विपक्षी टीम उनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाई। और हॉकी में भारत को बाकी 2 स्वर्ण 1964 के टोक्यो ओलंपिक और 1980 के मास्को ओलंपिक में मिले थे। इसके अलावा देखिए पोलो के बारे में। पोलो जो है सेना और भागदौड़ के माहिर नौजवानों के लिए अच्छा खेल था। इंग्लैंड के पुराने खेलों में इसका विश्लेषण करते हुए इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ ने दावा किया कि कसरत के तौर पर इस साहसिक और गरिमापूर्ण खेलों से सैनिकों के बल्लम और तलवार के या अन्य सैन्य हथियारों के इस्तेमाल में और ज़्यादा दक्षता प्राप्त होती है। और पोलो का खेल भी औपनिवेशिक अधिकारियों ने ही विकसित किया था और जल्दी ही उसे भारी लोकप्रियता मिलने लगी। क्रिकेट ब्रिटेन से भारत आया था, जबकि पोलो जैसे कुछ खेल उपनिवेशों में विकसित हुए और बाद में उन्हें ब्रिटेन में भी खेला जाने लगा, जिससे वहाँ इन खेलों का स्वरूप भी प्रभावित हुआ। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 20 जुलाई 1872 से ये उद्धृत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी सीरीज जो मार्गदर्शन एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसमें हम 9वीं कक्षा का इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1 का अध्याय 7 पढ़ रहे थे। क्रिकेट जो है वैश्विक इतिहास और विश्व इतिहास या सामाजिक संबंधों को कैसे बदल रहा है या इसने कैसे इस पर प्रभाव डाला है, इसके बारे में हमने विस्तार से क्रिकेट के उद्भव और उसके विकास से लेकर वर्तमान स्वरूप पर हमने चर्चा की। दोस्तों किस तरह से क्रिकेट पहले इंग्लैंड के गांव में शुरू हुआ, उसके बाद इसका आधुनिक रूप आया, फिर एक जो है पहले लंबी अवधि का क्रिकेट खेला जाता था, उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट और वर्तमान में जो है T20 क्रिकेट का क्रेज है जो कि 2 से 3 घंटों में ही समाप्त हो जाता है। तो क्रिकेट का जो स्वरूप है वो बदला है, इससे राजनीतिक सामाजिक स्वरूप भी बदला है। इसमें पहले जेंटलमैन की तरह अब बहुत सामान्य घरों से भी बच्चे जाने लगे हैं क्रिकेट में और उन्हें काफ़ी जो है आर्थिक लाभ और उन्हें रोजगार भी इससे मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।